ओके, सो अभी जो TIFR GS का एग्ज़ाम हुआ था, मतलब GS 2026 का एडमिशन के लिए उसका जो एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ है उसका सोल्यूशन अभी आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये पीएचडी वाला पार्ट है, 5 मार्क्स का पार्ट है, और आई पीएचडी का पार्ट भी मैं इसके बाद ही बेस्ट वीडियो डाल दूंगा। आई पीएचडी का 5 मार्क्स वाला पार्ट, और फिर मैं ये शायद हाँ 5 मार्क्स वाला ही था, और उसके बाद 3 मार्क्स वाला। और इस बार मैं पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। पहले वो सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, अभी वो लोग ऑप्शन दे रहे हैं सीएसआई और नेट की तरह। तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, मतलब यूजुअल जितना होता है उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस मिल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, जो कि पहले नहीं होता था। तो ठीक है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है पीएचडी 5 मार्क्स का। तो ये बोला गया है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, कि एक क्वांटम पार्टिकल है जो कि वन डिमेंशन में मूव कर रहा है, और उसका हैमिल्टोनियन ये गिवन है, ठीक है। ये साई उसका आइगन स्टेट है, साई टी एट टाइम टी, और साई जीरो इज नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट है, ठीक है। और आपको ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, और ये एक हिंट भी गिवन है जो कि बहुत काम की है, मतलब इसी से ही हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई करना, अगर एग्जाम दिए हो या नहीं भी दिए हो फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो पहले मतलब हिंट से ही एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमें एक रूल पता है, ठीक है, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में पॉइसन ब्रैकेट की तरह आता है, और यहाँ कम्यूटेटर ब्रैकेट की तरह, ठीक है। ये होगा एक्स स्क्वायर हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, दिस इज ओके। सो यहाँ पर आपको देखिए एक्स स्क्वायर के साथ अब v का मतलब v जो है वो ओनली x का फंक्शन है, तो ये तो ज़ीरो होगा, आपको पता है, ठीक है। तो ये ओनली एक्स स्क्वायर एंड पी स्क्वायर का रहेगा, 2m बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको बस ये चीज केयरफुली कैलकुलेट करना है। दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है जितना दिखने में लग रहा है, तो थोड़ा केयरफुली कैलकुलेट करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैं अलग से करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको बस ये रूल पता होना चाहिए कि ए बी और सी का क्या होता है, ठीक है। एक बार ए बाहर आता है, इस तरह से बाहर आता है, और दूसरी बार बी बाहर जाता है, इस तरह से बाहर जाता है। मतलब इस साइड ए बाहर आएगा, बी इस साइड बाहर जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि कम्यूट नहीं करता है एक्सपी, ठीक है। तो इसी तरह देखिए, पहले ये वाला को, इस वाले को हम सी मान लेते हैं, और एक्स स्क्वायर को हम एक्स इंटू एक्स मतलब ए बी इस फॉर्म में मानेंगे, ठीक है। तो एक बार एक्स इस साइड बाहर जाएगा, एक्स कॉमा पी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी बार एक्स दूसरी तरफ बाहर जाएगा, ठीक है। अब सेम रूल यहाँ पे भी जाएगा, एक बार इस तरह बाहर जाएगा, एक्स पी, एक्स पी प्लस एक्स पी, एक्स पी इस तरह बाहर आया, और पी इस तरह बाहर गया, ठीक है। अब यहाँ पर पी इस तरह बाहर आएगा, मतलब पी एक्स हो जाएगा, एक्स पी प्लस पी इस तरह बाहर जाएगा, मतलब एक्स पी पी एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो गया 2xp प्लस पी एक्स, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। और यहाँ पर एक्सपी का कम्यूटेटर ब्रैकेट आई एच क्रॉस हो जाता है, जो कि 2m होता है, ठीक है। अब देखिए एक्स पी माइनस पी एक्स इज इक्वल टू आई एच क्रॉस ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो हम पी एक्स को एक्स पी माइनस आई एच क्रॉस से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म आ जाएगा 2xp माइनस आई एच क्रॉस, राइट। अब देखिए, और ये वाला पूरा एवरेज था ऑलरेडी, ठीक है। तो ये एवरेज के अंदर था, तो ये भी एवरेज के अंदर है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है इसका एवरेज, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहीं पे दिखा देता हूँ। अब करना कुछ नहीं है, देखिए डी ऑफ एवरेज एक्स स्क्वायर डी टी, ठीक है। ये आपको ये इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए एक्स स्क्वायर का एवरेज मीन्स है एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ साई
होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब वी एक्स ओनली एक्स डिपेंडेंट एक पोटेंशियल है जो कि टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ओ एफ फंक्शन जो होगा स्पेशियल पार्ट और टाइम पार्ट अलग होगा, ये पक्का है, ठीक है। और यहाँ पर वेव जब फंक्शन का फॉर्म देखिए पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस वी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर पक्का कुछ ऐसा वेव फंक्शन बनेगा साई एक्स, अगर टाइम डिपेंडेंट है साई टी ऑफ एक्स, साई एक्स ई टू दी पावर माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस, ऐसा वेव फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल है ना, मतलब एवरेज एक्स स्क्वायर जो है ना, ये ओनली स्पेस के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ वैल्यू आएगा आप जिस रेंज पे इंटीग्रेट करोगे, ये टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। ये टी के ऊपर डिपेंडेंट होगा ही नहीं। तो ये वाला पार्ट तो पक्का जीरो आएगा, ठीक है। तो अब इस वाले पार्ट को अब जीरो के इक्वल कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई एच क्रॉस बाई टू, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, ये टू नीचे चला जाएगा, तो ये आई एच क्रॉस बाई टू आ जाएगा। आपको ये वाला पार्ट थोड़ा केयरफुली कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड आपको ये वाला पार्ट थोड़ा लॉजिकली समझना है, इस प्रॉब्लम में ये था, ठीक है। तो ये मैं आसान प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मतलब कंफ्यूजिंग है तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज लोग छोड़ेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला मतलब हर किसी के लिए ही करना चाहिए, एक पीएचडी स्टूडेंट को ये करना चाहिए, जो पीएचडी देने जा रहा है वो करना चाहिए उनको, ठीक है। तो ये स्पिन वन पार्टिकल है, मैट्रिक्स कोरिस्पॉन्डिंग टू, तो ये वाला मैट्रिक्स आपको सीधा सीधा मैट्रिक्स फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रोसेस तो बहुत लंबा है, अगर आपको रिजल्ट मतलब बहुत बार कर चुके हो रिजल्ट याद है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो आपको सिंपली एस एक्स करना होगा, आपको पता है एस एक्स प्लस आई एस वाई होता है एस प्लस, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। नहीं नहीं ये टू नहीं होता, एस एक्स माइनस आई एस वाई इज इक्वल टू एस माइनस, सो एस एक्स आपका हो जाएगा एस प्लस प्लस एस माइनस डिवाइडेड बाई टू, और एस वाई आपको ऐसे ही फाइंड करना होगा। और देखिए बेसिस क्या होता है, एस प्लस अगर आप वन वन स्टेट के ऊपर ऑपरेट कराते हो तो ये ज़ीरो देगा, एस प्लस आप वन ज़ीरो स्टेट के ऊपर ऑपरेट कराते हो तो आपको क्या देगा, ये रूट अंडर ये एच क्रॉस तो एक बाहर आ जाएगा, वन इंटू वन मतलब यहाँ पर एल इंटू एल प्लस वन होता है, तो यहाँ पर टू माइनस एम इंटू एम प्लस वन होता है, बट एम ऑलरेडी जीरो है तो टू माइनस जीरो मतलब ओवरऑल टू एच क्रॉस ही बनेगा, रूट टू एच क्रॉस, ठीक है। और ये वन वन हो जाएगा, और ये एस प्लस वन माइनस वन के ऊपर अब ऑपरेट कराओगे तो एच क्रॉस तो आएगा, रूट अंडर आएगा, और एक है वन इंटू वन प्लस वन एल इंटू एल प्लस वन, ये तो टू ही रहेगा, माइनस एम इंटू एम प्लस वन, यहाँ पर एम माइनस वन है तो एम प्लस वन जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, तो यहाँ पर वन जीरो आ जाएगा। तो ये एस प्लस का कंप्लीट हो गया एक, और सिमिलरली आप एस माइनस भी फाइंड कर सकते हो, मैं यहाँ पर करके दिखा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये रूट टू एच क्रॉस वन जीरो, एस माइनस वन जीरो होता है रूट टू एच क्रॉस वन माइनस वन, एंड एस माइनस वन ये लोएस्ट स्टेट है तो ये सिंपली जीरो देगा आपको, ठीक है। तो ये एस प्लस और एस माइनस का हो गया। अब आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म किसी भी ऑपरेटर को कैसे लिखता है, ठीक है। तो ये इसको आप मतलब वन वन स्टेट को अगर आप मतलब कुछ मान लो से इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, इसको आप जेड मतलब एक नाम दे रहे हो फॉर सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब अगर आप एस प्लस ए ऑपरेटर को लिख रहे हो मान लो मैट्रिक्स फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या होता है एक्स ए एक्स, राइट, एक्स ए वाई मतलब एक्स 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 वाई एक्स जेड ऐसे फॉर्म में, राइट। उसके बाद होता है वाई एक्स वाई 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 जेड, राइट। तो ऐसे चलता है, मैं पूरा लिख के नहीं दिख रहा हूँ, तो आपको पता है ये, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो ऐसे ही आप एस प्लस मैट्रिक्स फाइंड कर लोगे, और एस माइनस मैट्रिक्स भी मतलब एस प्लस कुछ ऐसा होता है शायद, मुझे ठीक से तो अभी याद नहीं, कुछ शायद ऐसा ही होता है। अ,
ऐसा कुछ होता है शायद, मतलब एक बार आप चेक कर लेना, शायद ऐसा ही कुछ होता है। और ये शायद ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मे बी ये शायद एस प्लस होता है, ये एस माइनस होता है, मतलब कुछ एक ऐसा कुछ ऑल्टरनेट होता है, ठीक है। तो ये आप चेक कर लेना। आप इन दोनों को मिल जाए तो इनसे आप एस एक्स और एस वाई आराम से फाइंड कर सकते हैं, और फिर आपको स्क्वायर करके सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यही था इस प्रॉब्लम में, आपको मेनली ये पता होना चाहिए, ये दोनों मेन चीज़ है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप कर लोगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये एज ए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम आपको करना चाहिए था, ठीक है। तो इसको मैं मतलब मान रहा हूँ कि आपने किया है, ठीक है। देखिए ये वाला मुझे ठीक से समझ नहीं आया, किसी को अगर पता है तो मुझे बताना। मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा स्टेट वन है, कौन सा स्टेट थ्री है, कौन सा स्टेट टू है। ये मुझे ठीक से समझ नहीं आया, मतलब इसका आइगन एनर्जी क्या है, इसका एनर्जी क्या है, इसका एनर्जी क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया। तीनों एनर्जी स्टेट आएगा, ये तो ठीक है। प्लस माइनस रूट टू ओमेगा नॉट, ये तीन है, मतलब बट किसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एनर्जी है मुझे ठीक से समझ नहीं आया। शायद मैंने कुछ मिस किया हो, या फिर पता नहीं, आप लोगों को पता होगा तो मुझे बताना, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो ये एक एफी न्यूक्लियस है, ठीक है, आयरन न्यूक्लियस है। और ये स्टार्ट्स फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से अप्रोच कर रहा है वी वेलोसिटी से, कोबाल्ट न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। कोबाल्ट का भी मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। और न्यूक्लियाई बोला है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, जो कि इस फॉर्मेट में है, आपको पता ही होगा न्यूक्लियर फिजिक्स से, ठीक है। एंड न्यूक्लियर रिएक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन दे टच ईच अदर, ठीक है। तो ये जब टच करेंगे तभी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, मतलब ऐसे टच करना होगा तभी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। मतलब इनका सेपरेशन जो होगा सेंटर के बीच, वो सिंपली R1 प्लस R2 होगा, तभी ये रिएक्शन हो पाएगा, ठीक है। अब what is the smallest velocity v which is the reaction can occur? Neglect mass difference between neutrons and protons and nuclear force and assume two nuclei remain spherical throughout the motion, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, एक चीज मतलब मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन देखिए दो पार्टिकल्स है, कोई भी पार्टिकल्स मान लीजिए, यहाँ पर क्लासिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। एक पार्टिकल एक की तरफ वी वेलोसिटी से कुछ वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल कुछ तो फील करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रिपल्शन जो है, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से पक्का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर बार होता है। तो ये तो है, लेकिन ये दोनों रिपल्शन की तरफ, रिपल्शन के लिए दूर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये एक म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है, और म्यूचुअल इंटरेक्शन में फाइनली ये वी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कितना होना चाहिए जिसके लिए म्यूचुअल रिपल्शन के चलते भी ये लोग कोलाइड कर जाए। तो ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ मोशन है जिसमें म्यूचुअल इंटरेक्शन के अंदर दोनों बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ना आपको मतलब ये नहीं सोचना चाहिए, मतलब मैं 100% श्योर नहीं हूँ मेरे हिसाब से कि ये स्टेशनरी ही रहेगा और ये बस मूव करता जाएगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों ही मूव करेगा। ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स है इलेक्ट्रिक रिपल्शन, इसके ऊपर ही इलेक्ट्रिक रिपल्शन फोर्स है, क्योंकि जिससे जिसके लिए ये भी इस साइड मूव करता रहेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए एक टाइम में एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कोलाइड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिस्पेक्ट में सोचना चाहिए, ना कि इसके फ्रेम ऑफ रेस्ट ऑफ, ये रेस्ट ऑफ फ्रेम, ये रेस्ट नहीं है, ये स्टेशनरी नहीं है, तो इससे आपको नहीं देखना चाहिए, आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखना चाहिए। मतलब सीधा सीधा मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जब एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, मतलब जब कोलाइड कर जाएगा तब तो ओनली इलेक्ट्रिकल रिपल्शन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रहेगा, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी से जब इक्वेट करोगे ना, तो ये रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला लगाना होगा आपको, ठीक है। मैं सीधा सीधा यही कहना चाह रहा हूँ, मतलब आप अगर यहाँ पर सिंपली फेरस का मतलब आयरन का मास लिख दो, मतलब एम की जगह एम एफ ई लिख दो, तो शायद ये गलत होगा मेरे हिसाब से।
मतलब मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मुझे ये लगता है, क्योंकि जो म्यूचुअल इंटरेक्टिंग सिस्टम मतलब ऐसे में मोशन होता है वहाँ पर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से किया जाता है। ठीक है, तो ये होगा। और बाकी तो आप कर लोगे, Z1 Z2 ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। R1 हो गया एक का रेडियस, R2 हो गया दूसरे का रेडियस। ठीक है, तो ये देखिए, ये म्यू देखिए, एक का है 56 एटॉमिक नंबर, एक का है 59। ठीक है, तो ये दोनों ही बराबर मतलब सेम टाइप का है, 57 के आसपास। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 57। और प्रोटॉन का मास आप लिख दो, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इतना के बराबर होता है। ठीक है, केजी होता है डिवाइडेड बाय टू। टू क्यों के लिए? टू इसलिए क्योंकि दोनों मास अगर ऑलमोस्ट सेम हो तो रिड्यूस्ड मास m/2 होता है। ठीक है, तो ऐसा आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने चाहो तो मतलब वो भी कर सकते हो, 56 इंटू 59 डिवाइडेड बाई 56 प्लस 59। ठीक है, तो ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये वी स्क्वायर हो गया। Z1 शायद एक 26 है, एक 27 है। ठीक है, ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर हो गया। इसको ई का वैल्यू आपको पता ही होगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और R1 R2 मतलब R(a⁻⁴)। ठीक है, तो एक है 56 टू द पावर 1/3 प्लस 59 टू द पावर 1/3। ये भी अप्रोक्सीमेटली 3.8 के आसपास आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो 4³ 64 होता है। 59 है, 56 है, 4 से थोड़ा ही कम होगा, 3.7 3.8। ये अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे अप्रोक्सीमेशन आप हमेशा करते रहना, ये बहुत टाइम भी बचाता है। ठीक है, तो इससे आप वी कैलकुलेट कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से इससे जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, मैंने चेक तो नहीं किया लेकिन शायद यही होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन खराब हो गया है पीडीएफ के चलते, मैं आपको क्लीन क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्लीन क्वेश्चन है आपका, अ, ये है आपका क्लीन क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, ये क्लासिकल पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज कंस्ट्रेंट टू मूव। ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, ये जो x⁴ प्लस y⁴ इजिकल टू 1 कॉन्स्टेंट इक्वेशन है, और अलग से कोई फोर्स नहीं है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में इसका इक्वेशन ऑफ मोशन किसके प्रोपोर्शनल होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मतलब आप पॉज करके खुद ट्राई करना, फिर सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो एक अलग पेज इंसर्ट कर लेते हैं इसके सोल्यूशन के लिए। हाँ, तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज पता होगा कि जनरलाइज्ड जो फोर्स है, मतलब अब रेडियल डायरेक्शन में जनरलाइज्ड फोर्स लिखोगे ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो लेग्रैंजियन से आता है। मतलब यू अगर आपका पोटेंशियल है, ठीक है, तो डेल यू माइनस डेल यू डेल आर प्लस सम कांस्टेंट लैम्डा, लैम्डा इज अ अननोन कांस्टेंट, इनटू डेल एफ डेल आर। ये एफ क्या है? एफ है कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर आर की जगह थीटा होगा, एफ थीटा मतलब आर की जगह थीटा होगा। ठीक है, तो ये आपका एक चीज है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए यू कुछ गिवन नहीं है, मतलब यू आपको बोला ही है कि मतलब एब्सेंट है, कुछ भी यू नहीं है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी तो जो एज यूजुअल होता है, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, राइट। तो यही आपका होता है। तो आप देखिए, आपका जो ऑप्शंस था ना, ऑप्शंस आप अगर देखेंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऑप्शंस देखिए, हमको हमको हर जगह थीटा डॉट थीटा डबल डॉट दिख रहा है, मतलब ये तो कंफर्म है कि वो लोग एफ थीटा मांग रहे हैं। ठीक है, तो आपको एफ थीटा को सोचना होगा। एफ थीटा क्या होता है? ए थीटा होता है 2r⁻θ प्लस आर थीटा डबल डॉट, ये आपका एफ मतलब ए थीटा होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? रेडियल एक्सेलरेशन होता है r⁻ माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला तो वो लोग नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है हर जगह थीटा डबल डॉट है, तो ये वाला ही वो लोग मांग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अब ए थीटा जो है वो लैम्डा, अब डेल एफ डेल थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। ए थीटा, सॉरी, पहले डेल एफ डेल थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक और पेज ले लेते हैं। अच्छा, एफ क्या है आपका?
एक्स टू द पावर फोर प्लस वाई टू द पावर फोर माइनस वन, राइट। तो एक्स टू द पावर फोर माइनस मतलब आपका है आर टू द पावर फोर, और साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा, राइट, माइनस वन। ठीक है, तो आठ टू दी पावर फोर है, और यहाँ पर अब साइन टू दी पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर फोर थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया आर टू दी पावर फोर वन माइनस वन बाई टू, एक कर दो यहाँ पर, टू टू फोर कर दो, फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब टू साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर, मतलब सिंपली आपका हो जाएगा साइन टू थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक वन भी था, ये कंस्टेंट इक्वेशन था, ठीक है। तो अब अगर डेल एफ डेल थीटा करोगे तो आपका हो जाएगा आर टू दी पावर फोर माइनस हाफ तो ऑलरेडी है, टू साइन टू थीटा इंटू, अब टू टू सॉरी इसके इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर भी था, तो टू कॉस टू थीटा, राइट। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये सिंपली सिंपली आपका प्रोपोर्शनल है आर टू दी पावर फोर साइन फोर थीटा का, ठीक है। तो देखिए अब क्या था, अब आपका था ए थीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वन बाई आर डेल एफ डेल थीटा, ठीक है, ये आपका था। अब देखिए ए थीटा आपका क्या है, ए थीटा है आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट। तो सिंपली आपको अगर पहला ये ऑप्शन देखोगे ना, इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। सिंपली आपका ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट डिवाइडेड बाई आर इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर आर यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन फोर थीटा, राइट। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपके कंस्टेंट इक्वेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, ये वाला भी थोड़ा मतलब खराब हो गया है, मैं अब ओरिजिनल वर्जन दिखा देता हूँ। ये रहा ओरिजिनल क्वेश्चन। तो बोला है कि पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम मूविंग एट रिलेटिविस्टिक स्पीड v collides with an identical particle at rest and merges with it to form a composite of rest mass this amount. So what is the ratio of speed of mass m to initial speed v? तो ये आपका मतलब प्रॉब्लम तो सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। मतलब आपको बस मतलब कंजर्वेशन लगा के सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो ये एक मास एम है, ये कुछ वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा एम है, ये स्टेशनरी है, और ये दोनों जब कोलाइड करेगा तो कुछ और पार्टिकल एम बनेगा जो कि कुछ वेलोसिटी कैपिटल वी से मूव करेगा, ठीक है। तो इसका एनर्जी है गामा एम सी स्क्वायर, इसका एनर्जी है एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ गामा प्राइम होगा, इसका इसका एम होगा, इसका सी स्क्वायर होगा, ये पहला इक्वेशन। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, गामा एम वी इज इक्वल टू गामा प्राइम एम वी प्राइम, राइट। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, गामा प्लस वन बाई गामा इज इक्वल टू सॉरी गामा प्लस वन गाई गामा, हाँ सी स्क्वायर तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, गामा प्लस वन बाई गामा इज इक्वल टू वन बाई वी प्राइम। तो एक सेकेंड, गामा इंटू वन प्लस एम इज इक्वल टू गामा प्राइम कैपिटल एम and gamma mv is equal to gamma prime mv prime. So gamma plus 1 by gamma m is equal to m by
सॉरी, 1 बाई गामा वी इज इक्वल टू वी प्राइम, सॉरी यहाँ पर एक गामा वी होगा, यहाँ पर वी प्राइम। ठीक है, तो ये आपका पहला एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा आपको क्या एक पता है, आपका पता है कि फोर मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब सिंपली आपका ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर जो होता है ये कंजर्व होता है। ठीक है, ये फोर मोमेंटम है। तो पहले वाले के लिए अगर आप ई लिखेंगे तो गामा प्लस वन एम सी स्क्वायर ये आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस इसका पी, पी क्या है, पी है गामा एम वी, गामा एम बी होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरे वाले के लिए अगर आप ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर करेंगे तो आपको सिंपली एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर मिलेगा, राइट। तो इसको अब एक और पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो गामा प्लस वन एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस गामा एम बी होल स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी टू द पावर फोर। ये आपका इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए गामा स्क्वायर प्लस टू गामा प्लस वन इंटू एम स्क्वायर सी टू द पावर फोर माइनस गामा स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, सॉरी फोर 16/3, फोर रूट एम इज 4/√3 एम। ठीक है, ये 16/3 एम स्क्वायर सी टू द पावर फोर, ये आपको करना होगा। और v और जो गामा है, गामा इज 1/√(1 - v²/c²। ठीक है, तो इसको आप उल्टा कर लो v²/c² इज इक्वल टू 1/1 - गामा स्क्वायर। तो v² आपका हो जाएगा c² इंटू 1 - 1/गामा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर लेना। तो इससे टोटल आपका जो इक्वेशन होगा वो फाइनली कुछ ऐसा दिखेगा। गामा इज इक्वल टू, मतलब फाइनली आप जब कैलकुलेट करोगे कुछ गामा इज इक्वल टू 5/3 आएगा। ठीक है, तो इससे आपको जो फाइनली वी प्राइम बाई वी जो आएगा, वी प्राइम बाई वी, वी प्राइम बाई वी is gamma divided by gamma plus 1, that means 5/3 divided by 5/3 plus 1, मतलब 5/8। तो ये आपका आएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला थोड़ा कैलकुलेशन करना है। ये वी स्क्वायर को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना, वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1 - गामा स्क्वायर। मैं कर ही देता हूँ, एम स्क्वायर सी टू द पावर फोर, यहाँ पर गामा स्क्वायर -1। तो यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर सी टू द पावर फोर कॉमन कॉमन है, तो गामा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर टू गामा है ऑलरेडी, प्लस टू ऐसा कुछ आएगा, 16/3 एम स्क्वायर सी टू द पावर फोर, यहाँ पर सी टू द पावर फोर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो टू गामा प्लस टू इज इक्वल टू 16/3 आ जाएगा, गामा प्लस वन इज इक्वल टू 8/3 आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। देखिए, नहीं ये तो पूरा सी एस आई आर नेट का कुछ एक मतलब मुझे याद है मैंने एग्जाम दिया था शायद जून 2023 में, शायद ये वाला सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये फॉर ए स्टैटिक ऑब्जर्वर एन इनफाइनाइट वायर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस विथ नो नेट चार्ज डेंसिटी प्लेस्ड अलोंग जेट डायरेक्शन। तो ये एक जेट डायरेक्शन में करंट फ्लोइंग वायर है, एंड अनदर ऑब्जर्वर जो कि यहाँ पर मूव कर रहा है जेट डायरेक्शन पर वी वेलोसिटी से, तो उसको यहाँ पर कितना नेट चार्ज एक्यूमुलेटेड दिखेगा, मतलब लाइन चार्ज डेंसिटी पूछा है। तो आपको यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब आप ये यहाँ पर रेसनिक का बुक देख सकते हो, रेसनिक रिलेटिविटी का जो बुक है वहाँ पर एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोडायनामिक्स विथ रिलेटिविटी ऐसा कुछ है, तो वो बहुत अच्छा है, वहाँ पर सब कुछ ये सब गिवन है और कैसे डिराइव होता है बहुत अच्छे से गिवन है। तो आप ये बुक बिल्कुल देखना अगर आपको ये सब टॉपिक नहीं पता हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये जो मतलब मॉडिफाइड चार्ज डेंसिटी होगा वो होगा गामा इंटू रो माइनस जे
V/c², ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रो तो सिंपली जीरो है, तो यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन उन्होंने नहीं लगाया है, बट एक्चुअली डायरेक्शन के साथ अगर बोलोगे तो आपको माइनस साइन लगाना चाहिए। ठीक है, गामा JV/c²। अगर आपको यहाँ पर मतलब यहाँ पर बोला है कि लाइन चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछा है, तो आपको मतलब एक इसका कुछ क्रॉस सेक्शन ए मान लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो यहाँ पर लैम्डा प्राइम जो होगा, यहाँ पर लैम्डा J इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो गामा है वो क्या है, 1/√V²/c² है। और यहाँ पर करंट क्या है, आई। और यहाँ पर v है उसका वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर आप, और यहाँ पर एक ऑलरेडी c² भी था, तो यहाँ पर c², तो यहाँ पर माइनस मतलब अगर डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये मतलब एक नेट का ही पेपर का था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, मेरा तो इसका आंसर मैच नहीं हुआ इन लोगों से, बट फिर भी मैं मतलब मुझे जो लगता है मैं वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये बोला है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि ये फॉर्मूला गिवन है उसका सिंपल। और प्रॉब्लम ये है कि बोला है कि ये जो पूरा हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये पूरा ही एक मतलब मिरर है, रिफ्लेक्टिंग मिरर। मतलब कुछ यहाँ पर ऐसे अगर वेव आ रहा है तो ऐसे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऐसे उन्होंने दिखाया है। मतलब सिंपली अगर मान लो कि ये एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ पर इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन है, ये नॉर्मल मतलब नॉर्मल कुछ एक एंगल होगा फाई मान लो, तो ये फाई पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब ये रिफ्लेक्ट करता रहेगा। मगर मतलब अगर यहाँ से आया, तो यहाँ से अगर आपको नॉर्मल खींचना पड़ेगा। मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये फिर थीटा एंगल में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपको एंगल मानना चाहिए। तो ये थी अगर फाई है, तो ये भी फाई पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब जो होता है अगर अब मिरर के मतलब किसी भी एंगल पे अगर आप मतलब आपको नॉर्मल खींचना होता है, तो ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये नॉर्मल ऐसे होता है यहाँ पर, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन होता है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो बोला है कि मतलब इसके लिए जो है आपका पूरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा ओवर वन टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखिए अगर आप फुल्ली एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर कुछ ऐसे पार्टिकल आ रहा है, मतलब फोटॉन्स आ रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है 2I/c। टू क्योंकि होता है क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग है, इसके लिए 2 फैक्टर। अगर ये नॉर्मल होता तो ये ही मतलब फॉर्मूला होता, मतलब अगर ऐसे आ रहा होता ऐसे जा रहा होता तो ये फॉर्मूला होता। लेकिन अगर कुछ एंगल से आ रहा है, मान लो थीटा एंगल से आ रहा है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। सिचुएशन ये है कि अगर आप डायग्राम बनाओ, मान लो कि ये यहाँ पर आप थीटा एंगल पे एक डी थीटा कुछ एज्यूम कर लो, मतलब एक सरफेस, स्मॉल सरफेस एज्यूम कर लो। ठीक है, तो इसका जो मतलब यहाँ पर जो विड्थ है वो आर डी थीटा है। मतलब मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि ऐसा एक रिम है, मतलब एक जो रिम होता है ये ऐसा एक रिम है। लेकिन ये जो सरफेस है पूरा मतलब ये इसका कर्व के अकॉर्डिंग जा रहा है, मतलब ये जो डायरेक्शन है डी ए का, ये ऐसा डायरेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, डी ए मतलब जो एरिया वेक्टर है, मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, ये पूरा परपेंडिकुलर नहीं है, ये इसके कर्व के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ऐसा है। और देखिए जो प्रेशर उसका पड़ रहा है वो इस तरह पड़ रहा है। ठीक है, मतलब ये अगर ये इन्होंने यहाँ पर वाई डायरेक्शन दिया है, तो आप वाई डायरेक्शन ही मान के चलो। तो ठीक है, तो प्रेशर ये वाला क्वांटिटी अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2I/c, 2c, और I क्या होता है, हाफ c एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये आपका होता है 2I/c।
ये वाला क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंपली एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पर हर एक पॉइंट में ये प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर के लिए जो फोर्स होगा वो आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये एक रिम है, ये जो रिम है ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ थोड़ा अच्छे से। तो यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, मतलब कुछ एंगल बना रहा होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये रिम के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ एंगल बना रहा होगा जो कि ये थीटा एंगल यहाँ पर बना रहा है, मतलब ये कुछ फाई बना रहा होगा, तो ऐसे एंगल बना के जाएगा, मतलब थोड़ा टिल्टेड होगा, थोड़ा टिल्टेड होगा, मतलब यहाँ पर ये थोड़ा टिल्टेड है, हर एक जो फोर्स का डायरेक्शन है वो थोड़ा टिल्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ एंगल, मतलब जो एंगल है थीटा वो अगर मान लेते हो, तो यहाँ पे भी वो एंगल होगा। ठीक है, मतलब जैसा मैंने बोला कि ये अगर नॉर्मल है थीटा, तो ये वाला भी थीटा होगा और यहाँ पर थीटा एंगल में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सारा फोर्स है ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ही काम आएगा, मतलब ये सारा फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, लेकिन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही काम आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सारा डायरेक्शन मतलब इसके लिए और इसके लिए इन दोनों का बस वर्टिकल कंपोनेंट ही कम आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके लिए एक और कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो फाइनली जो होगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इस रिम का एरिया क्या है, इसका रेडियस है आर साइन थीटा, ये आर है ये थीटा है, तो ये वाला जो रेडियस है वो आर साइन थीटा है, तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, जो मतलब ये मैंने विथ पकड़ा था, तो ये प्रेशर इंटू एरिया हो गया, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन कॉस थीटा है। ठीक है, बट बट इनका वर्टिकल कंपोनेंट ओनली काम आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम नहीं आएगा, तो इसके लिए एक और कॉस थीटा आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल प्रेशर मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन इससे आंसर तो मैच नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 2 पाई, मतलब ये साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये 2 पाई/3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसा आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, अब पता नहीं। ठीक है, अच्छा इसका ओरिजिनल क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाला है इसका ओरिजिनल क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ एंड जी एक्स ओवर इंटरवल 0 to 1 इज गिवन बाय दिस दिस ऑपरेटर। ठीक है, तो ये एक ऑपरेटर है जहाँ पर ये कुछ कर्नल गिवन है x इंटू वन माइनस एक, ये है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और ये है जी। ठीक है, तो यहाँ पर एक द एडजॉइंट ऑफ ओ डाइगर ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर ओ इज गिवन बाय दिस, ये आपको पता है। ठीक है, तो अगर ये अब ये लोग पूछ रहे हैं कि अगर ओ डी बाई डी एक्स है, तो ओ स्टार का वैल्यू आपको बताना है, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ओ, मतलब ये अगर ओ डी डी एक्स है तो ओ स्टार आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इसको परफॉर्म करके, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये आप कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एफ जी का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, एक्स इंटू वन माइनस एक्स एफ स्टार जी डी एक्स। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है ओ इंटू जी, और ओ क्या है डी डी एक्स, मतलब यहाँ जी के जगह हम सिंपली डी ओ इंटू जी लिख देंगे, बस हो जाएगा। एक्स इंटू वन माइनस एक्स एफ स्टार, जी के जगह ओ इंटू जी, और वो क्या था डी डी एक्स, सो यहाँ पर डी जी डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को अब हमें थोड़ा घुमा के लिखना है, ताकि ये मतलब ये जी से डी डी हट जाए और यहाँ पे आ जाए, क्योंकि हमें फाइनल जो फॉर्म चाहिए, फाइनल फॉर्म हमें इस फॉर्म में चाहिए। देखिए फाइनल फॉर्म में इससे यहाँ तक लाना है, इसके लिए हमें ओ जी को जी में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए एक ही रास्ता आपको मतलब इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए कि बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बाई पार्ट्स कर दीजिए। तो ये वाला फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, ये वाला सेकंड फंक्शन मान लीजिए, तो यहाँ पर एक्स इंटू वन माइनस एक्स इंटू एफ स्टार इंटू जी,
ये पूरा जो है वो 0 to 1 तक लिमिट है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ, मतलब ये डी डी एक्स मतलब पार्शियल में जैसा होता है बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्टार, राइट। तो ये आपका हो गया और जी डी एक्स 0 to 1। देखिए ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि 1 में भी जीरो है, 0 में भी जीरो है, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। तो इसको अब नहीं देखना है। 0 to 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक टर्म तो हो जाएगा 1 - 2x इंटू एक्स स्टार, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म मतलब एज इट इज रहेगा एक्स इंटू 1 - x डी एफ स्टार डी एक्स, राइट। ये हो गया इंटू जी डी एक्स। तो यहाँ पर आप इसको पॉजिटिव कर लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए ओ स्टार एफ जी, ऐसे फॉर्म में चाहिए, राइट। ऐसे फॉर्म में हमें चाहिए, तो इसको अब प्लस मतलब माइनस को यहाँ पर अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनली जो बचेगा वो यहाँ पर ऐसा कुछ बचेगा। तो 2x - 1 एफ स्टार प्लस एक्स इंटू 1 - x डी एफ स्टार डी एक्स इंटू जी डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच रहा है, ठीक है। तो हमें मतलब फॉर्म क्या चाहिए, फॉर्म हमें ओ स्टार एफ मतलब डी, मतलब यहाँ पर हमें चाहिए, मतलब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा टर्म चाहिए, एक्स इंटू 1 - x डी एफ स्टार डी एक्स, ऐसा कुछ चाहिए, लेकिन है कुछ ऐसा, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या होगा जो मतलब यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। सिंपली अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टर्म आएगा 2x इंटू 1 - x, मतलब एफ स्टार आप यहाँ से हटा दीजिए, एफ स्टार यहाँ पर हटा दीजिए, और यहाँ पर x इंटू 1 - x कर लीजिए और डिवाइड में x इंटू 1 - x कर लीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है। जब ये एफ स्टार, ये दो एफ स्टार, ये एफ स्टार को आपने बाहर कर दिया और x इंटू 1 - x से मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1 - x से डिवाइड किया, तो 2x डिवाइडेड बाई x इंटू 1 - x माइनस डी डी एक्स, बस आपका हो गया। क्योंकि देखिए ये अब कुछ इस फॉर्म में है, एक्स इंटू मतलब इसको अब अगर आप ओ स्टार मान लेते हो तो देखो एक्स इंटू 1 - x है, ओ स्टार यहाँ पर आ जाएगा, एफ स्टार ऑलरेडी बाहर है, जी है, तो ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसके मतलब ये आप कर सकते थे, ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला आपने शायद मतलब करा होगा, मतलब हर कोई शायद करेगा ये वाला, ये मैं डिटेल में उतना नहीं करूँगा। देखिए 3 पोल है सिंपली, मतलब 0 आई ए माइनस आई ए। ये आई ए वाला तो इजी है क्योंकि ये मतलब आपको कंटूर पता है। ये 0 के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब डिटेल में करने जाओगे तो बहुत होगा। ये इंटेंडेड सेमी सर्कुलर कंटूर ऐसा होता है, ठीक है, इस पॉइंट में आप नहीं ले सकते। तो ये मतलब 0 के लिए आपको पता होगा कि यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जब होता है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जब होता है तो सिग्नम एक्स ऐसा कुछ होता है, ठीक है, आई पाई सिग्नम एक्स ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे आप। ठीक है, तो ये पहला वाला मतलब ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए, 0 टू इन्फिनिटी के लिए तो एक पाई/2 होगा, पाई/2 स्क्वायर आएगा, और आई ए के लिए भी आप कर लोगे, ठीक है। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों को पता होगा कैसे करना है, ठीक है। तो ये वाला ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा, आपको पता ही है कैसे करना है। ये वाला थोड़ा कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको केयरफुली करना है। देखिए, तो z जो पार्टीशन फंक्शन है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना और खुद से एक बार ट्राई ज़रूर करना, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए सिंपल मतलब सिंगल पार्टिकल है, पोटेंशियल का एनर्जी मतलब कुछ ऐसे गिवन है, ई एन इजिकल टू एन एप्सिलॉन, और एन रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और जो nth लेवल का है उसका डीजेनरेसी है 2n+1, ठीक है। तो एवरेज एज आपको पूछा है, ठीक है। तो z जो हो जाएगा वो सम ओवर जी आई ई टू दी पावर माइनस बीटा ई आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2n+1 सम ओवर ई टू दी पावर माइनस बीटा इन एप्सिलॉन, राइट। तो यहाँ पर n जब 0 से स्टार्ट होगा तो ये पहला वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई
पहले वाला जीरो का कुछ काम नहीं है, तो एन इज इक्वल टू वन से स्टार्ट करते हैं। टू एन ई टू दावर माइनस बीटा एन ई प्लस सेकेंड वाला जो टर्म है वो एन इज इक्वल टू जीरो के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने अलग से लिख लिया। अब इसको देखिए, यहाँ पर अगर एन इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो ई टू दावर माइनस बीटा ही आ जाएगा, प्लस एन इज इक्वल टू टू पुट करोगे टू ई टू दावर माइनस बीटा ही आ जाएगा, टू बीटा ही आ जाएगा, प्लस थ्री ई टू दावर माइनस थ्री बीटा ही आ जाएगा। ऐसे करके ये सीरीज चलेगा। ठीक है, और ये सीरीज आपको तो मतलब पता ही है, ये होता है वन माइनस ई टू दावर माइनस बीटा ही। ठीक है, इस सीरीज को बहुत लोग मतलब कैलकुलेट कर लेंगे शायद, लेकिन कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसके लिए मैं मतलब हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्लास 11 में ये सब सीखा था, तो फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। मतलब इसको आप x मान लो तो x प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब ऐसे होता है। बहुत लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करके भी करते हैं, वो भी एकदम वैलिड है, तो मैं ऐसे ही याद रखता हूँ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से। तो आप एक x मल्टीप्लाई कर दो और x एक x छोड़ के लिखो, मतलब x से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर से एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये एक सिंपल जियोमेट्रिक सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपको इजी हो गया, एक्स इंटू वन माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो जो भी हो ये आप कर लोगे। तो यहाँ पर आपका जो सिंपली आ गया, एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स। तो यहाँ पर वन माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पर एक टू भी था, तो ये टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ई टू दी एक्स का वैल्यू है ई टू दी पावर माइनस बीटा आई, तो ई टू दी पावर टू बीटा आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई टू दी पावर टू बीटा आई ई टू दी पावर बीटा आई डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर बीटा आई माइनस वन होल स्क्वायर। तो ये आपका z हो गया। अब आप आपको क्या करना है, आपको बस करना है कि मतलब log z लेके डेल ई डेल बीटा करना है। ई इज इक्वल टू माइनस डेल बीटा होता है, तो यहाँ पर log ई टू दी पावर टू बीटा ई प्लस ई टू दी पावर बीटा ई माइनस टू log ई टू दी पावर बीटा ई माइनस वन। तो माइनस डेल लॉग जेड बाई डेल बीटा आप करोगे, तो यहाँ पर मैं माइनस को बाद में लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई टू दी पावर टू एक आ जाए, एक एप्सिलॉन तो बाहर आ जाएगा, और एक टू ई टू दी पावर टू बीटा ई प्लस ई टू दी पावर बीटा ई डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर टू बीटा ई प्लस ई टू दी पावर बीटा ई माइनस टू एप्सिलॉन ई टू दी पावर बीटा ई डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर बीटा ई माइनस वन, राइट। तो यहाँ पर एप्सिलॉन टू ई टू दी पावर बीटा ई प्लस वन डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर बीटा ई प्लस वन माइनस टू एप्सिलॉन ई टू दी पावर बीटा ई डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर बीटा ई प्लस वन। तो इसको आप अगेन ई टू दी पावर बीटा ई को x मान लो, मतलब कैलकुलेशन करने में इजी होगा। टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। ठीक है, तो एप्सिलॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, मैं इसके आगे नहीं कर रहा हूँ। तो आपको एग्जैक्टली जो ऑप्शन ए था वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर था, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला प्रॉब्लम आपको थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए, मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं प्रॉब्लम में, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये वाला देखिए मतलब प्रॉब्लम आप एक बार देख लेना। यहाँ पर एन क्लासिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है जिसका हर एक का मास एन है, कन्फाइंड इन ए क्यूबिक बॉक्स ऑफ वॉल्यूम भी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट उन्होंने बोला है कि इनसाइड द बॉक्स देयर इज a रीजन ऑफ वॉल्यूम v नॉट which is less than v where a constant potential u is present. Okay,
तो मतलब पूरा वैक्यूम नहीं है, एक वी नॉट रीजियन है जहाँ पर एक यू पोटेंशियल प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ पी इज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम एंड टी इज द टेम्परेचर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन निकालना है, जो कि हम यूजुअली करते हैं क्लासिकल क्लासेस के लिए। बस थोड़ा वो उनका जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस बीटा ई स्क्वायर बाई 2m टू ई टू दी पावर माइनस बीटा इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम यू प्राइम लिखते हैं, d3p d3v, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए ये जो मतलब मोमेंटम के ऊपर जो इंटीग्रेशन है उसका रिजल्ट बहुत ही स्टैंडर्ड है और आपको पता होगा ये क्या है। ये 2 पाई m डिवाइडेड बाई बीटा एच स्क्वायर टू दी पावर 3/2 ऐसा होता है, ठीक है। अब जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल जीरो टू वी नॉट रीजन के लिए क्या है, जीरो टू वी नॉट रीजन के लिए है ई टू दी पावर माइनस बीटा यू इंटू वी d3v, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्लस जो v नॉट टू v है उसके लिए आपका यहाँ पर यू होगा जीरो, d3v है, ठीक है। तो ये दोनों सेपरेट है, तो यहाँ पर आपका ये एच क्यूब में इसके अंदर ले लिया, ठीक है। तो 2 पाई m डिवाइडेड बाई बीटा एच स्क्वायर टू दी पावर 3/2, यहाँ पर वी नॉट इंटू 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, प्लस वी, मतलब यहाँ पर सिंपली वी माइनस वी नॉट आएगा और यहाँ पर वी नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस बीटा यू आएगा। सिंपल है, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, तो ये आपका हो गया। अब देखिए ये वाला जो पूरा टर्म है ना, ये आपका इफेक्टिव वॉल्यूम है, ये आपका इफेक्टिव वॉल्यूम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मतलब ये 2 पाई m डिवाइडेड बाई बीटा एच स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू वी इफेक्टिव, ठीक है। तो ये आपका z हो गया। अब आप z टू द पावर n कर दीजिए, n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन। आप चाहे तो 1/n फैक्टोरियल लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी कर ले लीजिए। लेकिन f इज इक्वल टू आपका क्या होगा, माइनस के टी लॉग z, राइट। ये आपका होता है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। और p क्या होता है, p इज इक्वल टू माइनस डेल एफ डेल वी इफेक्टिव, ये होता है, ठीक है। तो ये अगर आप इसको भी इफेक्टिव कर लेते हो तो ये मतलब बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन करेक्ट होगा। और आप मतलब इंट्यूशन से भी कर सकते हो, आपने इतना तक कर लिया ना तो मतलब आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला ही होने वाला है, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। कहाँ गया, हाँ ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बोसोनिक एक्साइटेशन हैज अ डेंसिटी ऑफ स्टेट, ये बोसोनिक पार्टिकल्स है जिसका डेंसिटी ऑफ स्टेट ऐसा कुछ गिवन है एनर्जी के टर्म्स में। और ये ओनली 0 to 2 E0 में ही वैलिड है एनर्जी, बाकी अदरवाइज जीरो है, ठीक है। अब 2 डिमेंशन में हमको बोला गया है कि टेम्परेचर जो है ये E0 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक हीट के ऊपर टेम्परेचर डिपेंडेंस बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको रो ई जो है ये वो कुछ कांस्टेंट गिवन है, मतलब ये कांस्टेंट रो ई नॉट गिवन है, 1 - E/E0 -1 होल स्क्वायर ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है। तो देखिए जो एवरेज एनर्जी होता है ना, वो एवरेज एनर्जी क्या होता है, एवरेज एनर्जी रो ई होता है इंटू ई होता है इंटू एफ ई, मतलब जो बोसॉन के लिए आपका नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स, वो उसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर अगर आप एफ ई को लिखोगे, यहाँ पर रो ई कुछ है वो मैं लिख नहीं रहा अभी, वो ये गिवन है, ये ई है। और एफ ई क्या है, एफ ई है ई टू दी पावर a/e/kt-1 डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर D2E लिख सकते हो, मतलब कुछ एक है, डी है कुछ है। मेन मेन बात यही पर है क्योंकि आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस दिखाना है, ठीक है। तो देखिए के टी मच ग्रेटर देन ई है, मतलब ई नॉट है, और आपको ये इंटीग्रेशन रेंज ओनली ई नॉट टू 2 E0 है, ठीक है।
ये वाला इंटीग्रेशन रेंज है। तो इस रेंज में जो भी एनर्जी है वो केटी से बहुत छोटा है, तो ये वाला टर्म आप अप्रोक्सीमेटली वन प्लस ई बाई के टी लिख सकते हो ना। कि अगर ई टू दी पावर एक्स बहुत स्मॉल है तो ये वन प्लस एक्स हो जाएगा। तो वन प्लस एक्स माइनस वन, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो एवरेज एनर्जी है वो सिंपली टी के प्रोपोर्शनल है। मतलब ई बाई के टी डिनोमिनेटर में है तो टी ऊपर आ जाएगा। तो सी वी इज इक्वल टू डेली डेल टी होता है, तो मतलब वो टी पे डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टी। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं था, ठीक है। ये वाला भी प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब थोड़ा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है। बोला है कि ओपेम्स नॉर्मली कैन नॉट आउटपुट वेरी हाई करंट्स, मतलब बहुत हाई करंट नहीं दे सकता। अ, तो इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा दिया है जो कि एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर जो कॉमन इमिटर करंट गेन है वो 120 है। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली द करंट, यहाँ पर ओपैम्प के आउटपुट में कितना करंट है, मतलब ओपैम्प का यहाँ आउटपुट है या कितना करंट जाएगा। अब देखिए ये जो करंट है ना यही ट्रांजिस्टर का आई बी है, ठीक है। आई बी होता है, ये आई सी होता है, ये आई होता है। तो सिंपली आपको आई बी पूछा है और कुछ नहीं। तो ये ओपैम्प का आपका वर्चुअल ग्राउंड सिस्टम पड़ता है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, मतलब यहाँ पर भी 5 वोल्ट ही है इस वाले नोट पे। तो आई ई आपका हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 47 ओम, ये 47 ओम है, ठीक है, 47 ओम, ठीक है। तो आई बी आपका क्या हो जाएगा, आई ई डिवाइडेड बाई बीटा प्लस वन, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 47 इंटू 120। तो ये आप देख लेना कितना होगा, यही होगा आंसर, ठीक है। तो ये इसमें कुछ करना नहीं था। और ये वाला भी बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड थियोरेटिकल क्वेश्चन था, ये थ्योरी आपको पता होना चाहिए। मैं इसका डेरिवेशन मतलब छोटा सा ही है लेकिन फिर भी मैं कर नहीं रहा। ये जो ओमेगा का फॉर्मूला होता है यहाँ पर कुछ क्या होता है, 4 बीटा डिवाइडेड बाई एम इंटू मॉड साइन के ए बाई टू, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड इम्पोर्टेंट है और ये बीटा मतलब यहाँ पर के आप मान लो, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट के, यही मैं बीटा बोल रहा हूँ, तो ये के है। और ये के वो फैक्टर, ये दोनों अलग है, ठीक है, दो के अलग है। तो यहाँ पर मॉड साइन फंक्शन मतलब ऐसा होगा -पाई/2 पाई/, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो ये आपको करना चाहिए था, ठीक है। तो ये पहले ही लैटिस वाइब्रेशन के पहले ही ये वाला टॉपिक पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं वो भी एक बार मैं बोल देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन तो आप कर सकते थे, ये दो क्वेश्चन आप कर सकते थे, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, दो क्वेश्चन हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, ये सीवी का जो टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये आप कर सकते थे, ये तीन क्वेश्चन आप कर सकते थे। ये वाला थोड़ा मतलब लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मतलब फिर भी मैं छोड़ रहा हूँ इसको, चलो ठीक है। ये वाला मतलब थोड़ा कैलकुलेशन तो था लेकिन इजी था, ठीक है। ये वाला आपको करना चाहिए था एज ए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, तो चार क्वेश्चन यहाँ पर हो गया करने लायक, ठीक है। ये वाला भी आपको करना चाहिए था, 5 क्वेश्चन हो गया करने लायक, ठीक है। ये वाला ठीक है, लोग थोड़ा देख के शायद घबरा सकते हैं, ज़्यादा कुछ था नहीं लेकिन हाँ ठीक है, कंफ्यूजिंग है, तो एग्जाम टाइम में मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये वाला तो मेरा ही आंसर मैच नहीं हुआ, पता नहीं। अच्छा ये वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मतलब बहुत बार ऐसा प्रीवियस ईयर में भी नेट में भी, मतलब नेट से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, तो ये करना चाहिए था आपको। 6 क्वेश्चन करने लायक हो गया, ठीक है। ये वाला थोड़ा लेंदी था तो मैं छोड़ रहा हूँ इसको। ये वाला बहुत लोग कंसेप्ट शायद नहीं पता होगा ये वाला, तो ये भी मैं छोड़ रहा हूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो था। ये वाला लोग शायद गलती करेंगे, ये वाला अगर अब रिड्यूस्ड मास नहीं पकड़ोगे तो गलती हो सकता है, ठीक है। ये वाला तो मुझे ही पता नहीं क्या था, ये वाला आपको करना चाहिए था। और ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ये वाला तो 6 से 7 क्वेश्चन आपका करने लायक था, मतलब 30 मार्क्स आपका करने था यहाँ पर, सॉरी 30 मार्क्स यहाँ पर करने लायक था, ठीक है। तो इसके बाद आईपीएचडी का 5 मार्क्स और पार्ट ए भी डिस्कस करेंगे और कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। तो यही था पूरा सोल्यूशन का वीडियो। थैंक यू, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, थैंक यू।